दोस्तों, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर ग्लोबल बॉडी अब 80 साल पुराने रूल्स पर नहीं चल सकता? भारत ने अब खुलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में बड़े बदलाव की मांग कर दी है और साफ कर दिया है कि अब सिर्फ बातें नहीं, रियल रिफॉर्म चाहिए। हालांकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत की परमानेंट सीट की इस बिड को रिजेक्ट भी किया है। यूएन से आई इन सभी खबरों पर चलिए डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर हुई नेगोशिएशन में भारत की डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पाटिल ने भारत का पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी अपनी कोर रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने में फेल रहा है। भारत ने जोर देकर कहा कि रिफॉर्म प्रोसेस में परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाना जरूरी है। अगर परमानेंट मेंबर्स को एक्सपेंड नहीं किया गया तो पूरा रिफॉर्म प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा। भारत ने एक और प्रपोजल पर भी सवाल उठाया है। कुछ कंट्रीज यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स बढ़ाने की बजाय एक नई कैटेगरी बनाने की बात कर रही है, जिसे फिक्स्ड रीजनल सीट कहा जा रहा है। भारत का कहना है कि ये असली रिफॉर्म नहीं है। इसके जरिए रिफॉर्म प्रोसेस को डिले किया जा सकता है और परमानेंट मेंबर्स के मुद्दे को फिर से पीछे ढकेला जा सकता है। अब यहाँ सवाल आता है कि भारत आखिर परमानेंट सीट पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इसे समझने के लिए पहले यूएनएससी को समझना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े सबसे इंपोर्टेंट डिसीजन लेने वाला बॉडी माना जाता है। इसमें कुल 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इन 5 देशों को सबसे पावरफुल पोजीशन इसलिए मिली हुई है क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। इसका मतलब है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में किसी बड़े रिजोल्यूशन को बाकी मेंबर्स का सपोर्ट मिल भी जाए, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक देश उसे वीटो कर दे तो वह रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2 साल के लिए इलेक्ट करती है। इन सीट्स को अलग अलग रीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अफ्रीका को 3 सीट्स मिलती है, एशिया को 2, लैटिन अमेरिका को 2, वेस्टर्न यूरोप और अदर्स यानी WEOG को 2 और ईस्टर्न यूरोप को 1 सीट मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये स्ट्रक्चर उस समय बनाया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उस समय की ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर और आज की ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है, G20 का इंपोर्टेंट मेंबर है और ग्लोबल साउथ में भी उसकी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भारत के पास यूएनएससी की परमानेंट सीट नहीं है। भारत का आर्गुमेंट यही है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को जेन्युइनली रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो उसमें उन कंट्रीज को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभा रही है। और भारत इस डिमांड में अकेला नहीं है। भारत G4 ग्रुप का हिस्सा है। इसमें भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। इन चारों देशों की मांग है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन होना चाहिए। G4 कंट्रीज एक दूसरे की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट भी करती है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नाम का एक ग्रुप है जिसकी लीडरशिप इटली करता है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ये ग्रुप परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड करने की बजाय अल्टरनेटिव कैटेगरी बनाने की बात करता है। फिक्स्ड रीजनल सीट्स पर आइडिया भी इसी अप्रोच का हिस्सा है और इन्हीं में से पाकिस्तान ने भारत की परमानेंट बिड को रिजेक्ट भी किया है। लेकिन G4 का कहना है कि अगर इन नई रीजनल सीट्स की पावर आज की नॉन परमानेंट सीट जैसी ही होगी तो फिर इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जापान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस बात पर जोर दिया कि प्रपोज सीट बेसिकली एग्जिस्टिंग नॉन परमानेंट सीट से बहुत अलग नहीं होगी। यानी भारत और G4 का आर्ग्यूमेंट साफ है, अगर रिफॉर्म करना है तो ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए जिससे डिसीजन मेकिंग पावर भी बदले, सिर्फ सीट्स की कैटेगरी नहीं। इसी बीच भारत ने एक और इंपोर्टेंट डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर दिया है। भारत ने 2028-29 के लिए यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। अगर भारत इस इलेक्शन को जीतता है तो वह 9वीं बार होगा जब भारत यूएनएससी का मेंबर बनेगा। इस इलेक्शन में एशिया से भारत का मुकाबला तजाकिस्तान से होगा और वोटिंग जून 2027 में होनी होगी। पहली नजर में भारत का मुकाबला काफी आसान लग सकता है। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, G20 मेंबर्स है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काफी एक्टिव है। लेकिन यूएन इलेक्शन में सिर्फ किसी देश की इकोनॉमी या पॉपुलेशन देखकर रिजल्ट तय नहीं होता। इसका एग्जांपल हाल ही में देखने को मिला। वेस्टर्न कंट्रीज की 2 यूएनएससी सीट के लिए जर्मनी, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के बीच कंपटीशन हुआ। जर्मनी एक बड़ी इकोनॉमी है और यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप का एस्पिरेंट भी है। जर्मनी पहले भी यूएनएससी का मेंबर रह चुका है और 2019-20 में उसकी लेटेस्ट टर्म थी
फिर भी सीक्रेट बैलेट में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और पुर्तगाल तथा ऑस्ट्रिया ने सीट जीत ली। इस रिजल्ट ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया, यूएन में छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज की वोटिंग पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के कुछ देशों में जर्मनी की इजराइल गाजा वार को लेकर पोजीशन को लेकर डिससेटिस्फेक्शन था। इसके अलावा छोटे देशों के बीच फीलिंग भी बढ़ रही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ बड़े और पावरफुल कंट्रीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एशिया में भी इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिला। किर्गिस्तान ने फिलीपींस को हराकर यूएनएससी की सीट जीत ली। 191 वोट में से किर्गिस्तान को 142 वोट मिले, जबकि जीतने के लिए 127 वोट यानी 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी। किर्गिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के सपोर्ट का फायदा मिला। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग चाइनीज सपोर्ट भी इसके इलेक्शन में इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया। इसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने साइप्रस के कैंडिडेट को पीछे छोड़ दिया। इन सभी रिजल्ट से इंडिया के लिए एक क्लियर लेसन मिलता है कि यूएनएससी इलेक्शन में सिर्फ ये कहना काफी नहीं है भारत एक बड़ा देश है। आपको अलग अलग रीजन्स, छोटे कंट्रीज, रीजनल ग्रुप और डिप्लोमेटिक पार्टनर्स के साथ लगातार एंगेजमेंट करनी पड़ती है। भारत ने पहले भी ऐसा किया है। 2010 में कजाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन बनी थी, लेकिन भारत ने स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए अपनी कैंडिडेचर को मैनेज किया। कजाकिस्तान ने अपनी कैंडिडेचर को बात की अवधि के लिए शिफ्ट कर दिया। भारत की सीट प्रैक्टिकली सिक्योर हो गई। इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया में सस्टेन डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाया और इलेक्शन में उसे रिकॉर्ड 187 वोट्स मिले। ये भारत के लिए सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं थी, बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से भारत की ग्रोइंग एक्सेप्टेंस का बड़ा सिग्नल था। लेकिन आखिर यूएनएससी मेंबरशिप भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन आज भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लेजिटिमेसी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसी कंट्री के पास मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर हो सकती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर किसी एक्शन को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिलाने में यूएन की भूमिका अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत ने इसका एक्सपीरियंस हाल के समय में भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिन देशों के साथ डिप्लोमेटिक आउटरीच किया, उनमें कई ऐसे कंट्रीज थे जो 2025 और 2026 में यूएनएससी के मेंबर्स थे। इसी तरह पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद यूएनएससी में कंडेमनेशन रिजोल्यूशन का एडॉप्ट होना भारत के लिए इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट था। क्योंकि पाकिस्तान 2025-26 में यूएनएससी का मेंबर है, लेकिन भारत ने अब तक पाकिस्तान को अपनी यूएनएससी मेंबरशिप का इस्तेमाल भारत पर बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने का मौका नहीं दिया। यही कारण है कि न्यू दिल्ली के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद रहना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत का अल्टीमेट गोल सिर्फ टेम्पररी नॉन परमानेंट सीट नहीं है। भारत चाहता है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन हो और भारत को भी परमानेंट सीट मिले, क्योंकि भारत का आर्ग्यूमेंट है कि अगर आज की ग्लोबल रियलिटी में दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज, बड़ी पॉपुलेशन और ग्लोबल साउथ की आवाज को परमानेंट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में जगह नहीं मिलेगी, तो यूएनएससी की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में भारत अपनी डिप्लोमेटिक कैंपेन को कितना मजबूत करता है और 2027 के इलेक्शन में तजाकिस्तान के खिलाफ कितने देशों का सपोर्ट हासिल करता है। लेकिन असली बैटल इससे भी बड़ी है। 2028-29 की एक नॉन परमानेंट सीट तो सिर्फ शुरुआत है। भारत की नजर उस परमानेंट सीट पर है जिसके लिए न्यू दिल्ली पिछले कई सालों से कैंपेन कर रहा है। तो सवाल अब यही है, क्या यूएनएससी के पुराने रूल्स अब बदलने का समय आ गया है? क्या भारत को परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर मिलनी चाहिए? और क्या अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर इसके लिए तैयार होंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।